प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री रैंकर्स एमसीक्यू में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोगों को स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि गेहूं की अच्छी प्रकार के भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी कितनी होनी चाहिए। गेहूं के भंडारण के लिए न्यूनतम नमी पूछा है साथियों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी 10% जो होता है गेहूं के भंडारण के लिए। अगर धान के भंडारण की बात हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 14% के बीच में धान के भंडारण की नमी हो जाती है। फिर उसके बाद दाल की बात हम लोग करेंगे तो दालें इसमें आ जाएंगी 8 से 10% तक नमी पाई जाती है इनके भंडारण के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें करा है कि निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। इसमें पूछ रहा है कि गेहूं की किस फसल पर जो चपाती यानी रोटी बनाई जाती है वो किस पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ग्लूटीन प्रोटीन जो है चपाती बनाने के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीनतम फसल है। इसमें पूछ रहा है कि प्राचीनतम फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, प्राचीनतम फसल जो है वह साथियों प्राचीनतम फसल गेहूं है। गेहूं को प्राचीनतम फसल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी पाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, जो मूंगफली होती है उसमें दानों का औसत प्रतिशत जो पाया जाता है वह 70% तक मूंगफली के दाने का औसत परसेंट पाया जाता है। मूंगफली में तेल की बात करेंगे हम लोग, तेल कितने परसेंट पाया जाता है तो 45% तेल पाया जाता है। और प्रोटीन की बात हम लोग करेंगे तो 26% तक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। सूर्यमुखी की सुकुल प्रजाति कौन सी है। साथियों, सूर्यमुखी की सुकुल प्रजाति पूछा है। तो याद रखिएगा, सुकुल प्रजाति की हम लोग बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी सूर्य जो है वह सूर्यमुखी की सुकुल प्रजाति है। सुकुल प्रजाति कौन कौन सी होती हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग। मार्डन, पेरोडोविक, ये जो है मार्डन और पेरोडोविक जो हैं ये सुकुल प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सूर्यमुखी की संकर किस्मों के बारे में। ज्वालामुखी, दिव्यामुखी, लक्ष्मी आदि ये जो हैं ये संकर किस्मों के अंतर्गत आती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्यमुखी तेल में कसैलापन का कारण होता है। सूर्यमुखी के तेल में कसैलेपन का कारण कौन सा पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी ऑक्सीकरण जो है सूर्यमुखी में कसैलेपन का जिम्मेदार होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलेंगे 7 की तरफ। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है साथियों, मूंगफली का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों। तो याद रखिएगा, मूंगफली का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य साथियों वो जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। मूंगफली का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कह रहे हैं साथियों, देश है। जो मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश जो है वह भारत है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। गुजरात में भी कहाँ पर, जूनागढ़ में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने % होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोयाबीन में तेल के परसेंटेज जो होते हैं वह 20% होते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोयाबीन में प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो कितने % पाया जाता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात हम लोग करेंगे तो सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट 30% तक पाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। गन्ने में रस की औसत मात्रा पूछा है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी गन्ने में रस जो पाया जाता है वो साथियों पाया जाता है 60 से 70% के बीच में गन्ने में रस पाया जाता है। फिर उसके बाद चीनी इसमें पाई जाती है वह 9 से 11% तक चीनी पाई जाती है। गुड़ की बात हम लोग बात करेंगे साथियों, गन्ने में तो 12 से 13% तक गुड़ पाया जाता है। और सुक्रोज इसमें 12 से 14% तक पाया जाता है। सीरे की बात हम लोग करेंगे तो 3.5% तक सीरा पाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कपास में रुई का प्रतिशत कितना होता है। इसमें पूछा है कपास में रुई का परसेंटेज कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कपास में रुई का परसेंटेज जो होता है एवं अधिकतम 50% से अधिक 25% से अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25%, यानी परसेंटेज में कपास में रुई परसेंटेज जो होता है वह पाया जाता है साथियों 24 से 43% के बीच में। 24 से 43% के बीच में कपास में रुई पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 आ जाएगा। इसमें करा कि गन्ना गेहूँ सफसली में गन्ना बोया जाता है। गन्ना गेहूँ सफसली में गन्ना बोया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी अक्टूबर माह में गन्ना बोया जाता है। जब गन्ना गेहूँ की फसलें बोई जाती हैं तो अक्टूबर माह में गन्ना बोया जाता है। शर्करा की मात्रा कितनी होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडर है। अगर रिफ्रैक्टोमीटर रीडर है तो शर्करा की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसमें पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी 17 से 18% रिफ्रैक्टोमीटर में ये शर्करा की मात्रा होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। जूट का अधिकतम उत्पादन होता है। जूट का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पूछ रहा है साथियों। तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है साथियों वो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गेहूं फसलें महत्वपूर्ण अनाज की हैं। गेहूं फसल सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है। साथियों भारत में पूछा है तो भारत में जो मुख्य फसल है वह चावल है, लेकिन अगर विश्व में बात हम लोग करेंगे तो विश्व में हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है चावल अनाज वाली फसलों में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग चलते हैं। सरसों की खली का अवसादित होने का प्रमुख कारण उसमें पाए जाने वाला तत्व है सिग्रीन जो है साथियों, सरसों में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी सिग्रीन जो है ये सरसों में पाया जाता है जो विषाक्त पदार्थ होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रसायन तत्व से उपचारित करना चाहिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फलों में भंडारण करने से पूर्व किस रसायन का उपचार करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी पोटेशियम बाईसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है और गंधक, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। अनाज भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए। अनाज भंडारण के समय दानों में नमी पूछ रहा है साथियों। याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14% से कम होनी चाहिए अनाजों का भंडारण करने के लिए। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए साथियों अनाज भंडारण के लिए 10 से 12% मिलता है, लेकिन कुछ बुकों में ये 12 से 14% भी होता है। कहीं कहीं गेहूं का जो है वो भंडारण क्षमता जो होती है वो 12% तक होती है और धान का जो होता है वह 14% होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था अगली बार। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धान की कटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए। धान की कटाई करते समय धान में कितने % की नमी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर, यानी 10 से 12% तक धान की कटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। केले का भंडारण कितने डिग्री तापक्रम पर आवश्यक होता है। केले का भंडारण जो होता है वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी केले का भंडारण जो किया जाता है 13 डिग्री सेल्सियस डिग्री तापमान पर किया जाता है। केले का फल पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है। भंडारण के लिए 13 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लेकिन अगर केला पकाने के लिए बात करेगा तो याद रखिएगा साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी केला पकाने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में करा है कि हल्दी की प्रखर की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिन तक धूप में सुखाया जाता है। यानी हल्दी को प्रखर करने के लिए कितने दिन तक धूपों में
सुखाया जाता है साथियों। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 10 से 15 दिन तक प्रोसेसिंग की जाती है इसे धूप में सुखाने के लिए हल्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनाज को भंडारण करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली डाली जाती है साथियों अनाज के भंडारण करते समय इसे कीड़ों से बचाने के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो 22 तो ही गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए। इसमें कह रहा है कि अनाज का भंडारण करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें करना क्या चाहिए, सुखाकर अनाज का भंडारण करना चाहिए, ये भी सही है। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। भंडारण की जगह का उपचार करना चाहिए, तो ये भी सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, डी इज द राइट आंसर, यानी उपयुक्त में सभी। भंडारित अन्य द्रव्यों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर होता है। तो भंडारित अन्य द्रव्यों का नुकसान किन कारणों से होता है पूछ रहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, क्योंकि अनाज भंडारण में आर्द्रता की स्थिति भी निर्भर करती है, स्टोरेज में ऑक्सीजन की स्थिति भी निर्भर करती है, भंडारित अन्य द्रव्यों अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि भी निर्भर करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आया। हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अन्न को भंडारण करने के लिए किन हाइड्रोजन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइड्रोजन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भंडार गृह की अच्छी तरह से सफाई, ये भी सही है। सभी दरारों छिद्रों बिलों को मिट्टी से सीमेंट से अच्छी तरह बंद करेंगे ताकि बाहरी वातावरण से नमी ना जा सके, उसका टेम्परेचर बरकरार रहे। भंडारण स्थान पर PSC 50% WP का छिड़काव करना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करिए। चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।